कोरोना का दौर जो था इस देश के लिए मुझे लगता है सबसे बुरा दौर था। शायद आज़ादी के बाद पहली ऐसी घटना थी जब हम अपने घरों में कैद हुए। उस दौरान कंगना ने इस गाँव के लिए क्या किया? उस दौरान कुछ नहीं यहाँ पे होती थी तो फिर ये उस टाइम इनका एटीट्यूड कुछ और जैसा होता था। तो अगर गांव वाले कुछ भी आ रहे जा रहे तो ये ऑब्जेक्शन करती थी, बिना मतलब पुलिस वगैरह कई बार बुला लेती थी। आज देखिए विक्रमादित्य जो है वो एक अच्छे इंसान है और उनके प्रति हर आदमी के दिल में इज्जत मान सम्मान है। और जनता हिमाचल की उनको एक युवा नेता के रूप में देखती है और उभरता। और कई लोग तो ऐसा एज ए सीएम भी देखना चाहेंगे आने वाले समय में। और हम भी चाहते हैं कि वो भी राजा साहब के जैसा अपने आप को कृतज्ञ और कर्मठ बनाएं कि और आगे हिमाचल के सीएम बनने की काबिलियत है उनमें। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। पॉलिटिक्स की चुनाव यात्रा का ये पार्ट 3 है और हम पार्ट 3 में पहुंचे हैं मनाली और मनाली के उस गांव में जहां कंगना रनौत का घर है। हमने आपको दिखाया कि कंगना का भी एक जनसभा होनी थी। जनसभा में लगभग 1000 कुर्सियां थीं। 11 बजे जनसभा होनी थी। 11 की जगह जनसभा शुरू हुई लगभग लगभग 1 बजे और 70% कुर्सियां हटा दी गईं क्योंकि गांव के लोग खुद नहीं आए थे। कंगना आई, उन्होंने तमाम बातें की और उन तमाम बातों से 90% चीज यही थी कि जो राम को लाए हैं हमें उनको लाना है, जय श्री राम, मोदी जी को जिताना है। ना तो हिमाचल का कोई मुद्दा था, ना युवाओं के मुद्दे थे। हमारे साथ आशीष शर्मा जी हैं, फ्लेमिंगो रिजॉर्ट चलाते हैं और इत्तेफाक से ये कंगना के पड़ोसी हैं। आशीष जी, पहला सवाल तो आपसे मेरा यही है कि कितने साल से कंगना यहाँ आकर रह रही हैं इस गांव में? सर, जब कोरोना का टाइम था तब ये दो तीन महीने शायद कुछ टाइम इन्होंने बिताया। और अगर कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाती है तब ये दिखती हैं यहाँ पे, बाकी ऐसे ज़्यादातर यहाँ पे नहीं होती है। ज्यादातर यहाँ पे नहीं है। हाँ जी। अच्छा, घर बने हुए कितना समय हुआ होगा? 8-10 साल तो हो गए उन्हें। 10 साल में आप पड़ोसी हैं और आप इसी गांव के रहने वाले हैं जहां से वो सबसे ज्यादा वोट मांग रही हैं, ये कह के कि मैं तो आपके गांव की हूँ। आप कितनी बार मिले उनसे? नहीं देखो, हम तो कहाँ सर हमारे से क्यों मिलेंगे, हम तो वैसे ही छोटे लेवल के आदमी हैं। पर वैसे भी ये इतना ज़्यादा अगर आप ऐसा बोले कि गांव के साथ मिलना जुलना या किसी के साथ उठना बैठना, कोई गांव के फंक्शन या कोई सुख दुख में मतलब कि खड़े होना, तो वो अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि अभी इन्होंने ऐसी कोई कार्य किया है अभी तक। हाँ जी। दूसरा कंग हाँ, हाँ, अभी बताइए। पिछले साल की बात है तो देख लीजिए हिमाचल में इतना बड़ा फ्लड आया और मनाली में ही बहुत नुकसान हुआ। तो मतलब कि इन्होंने कभी रियलाइज़ नहीं किया या फिर कभी यहाँ आके गांव वालों से या किसी मनाली के किसी भी पर्सन से नहीं पूछा होगा कि यहाँ कैसी स्थिति है या फिर कैसा रहा या क्या है, कोई मदद की ज़रूरत है या कुछ भी। तो मतलब इस तरीके का कुछ भी नहीं है। जैसे कि सोनू सूद है, अब सोनू सूद जी के बारे में आप सभी पूरा भारत ही जानता है कि वो जो है एक आम आदमी के लिए काफ़ी कुछ करते रहते हैं और वो उसके कारण न्यूज़ में भी आते रहते हैं। लेकिन इनका किसी के प्रति कुछ परोपकार या कुछ भी किया गया हो ऐसा कोई हमारे मेरे संदर्भ में तो नहीं है। बाकी का पता नहीं। अच्छा, वैसे जब आती जाती हैं तो कभी ऐसा होता है कि गाड़ी का शीशा नीचे हो, किसी से नहीं, नहीं। सलाम दुआ हो? नहीं, 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 नहीं सर। कंगना का तो नहीं, बट गोविंद सिंह ठाकुर जो यहाँ पे एमएलए थे पिछली बार, वो जब भी आते-जाते, मिलते-जुलते आम आदमी के साथ, वो बहुत अच्छे से नमस्ते जी हज़ूरी होती रहती है, वो हाल-चाल पूछते रहते हैं आम आदमी की तरह। बट इनके साथ कभी ऐसा किसी के साथ मुश्किल ही हुआ होगा। अच्छा, कोरोना का दौर जो था इस देश के लिए मुझे लगता है सबसे बुरा दौर था। हाँ जी। शायद आज़ादी के बाद पहली ऐसी घटना थी जब हम अपने घरों में कैद हुए। हुँ। उस दौरान कंगना ने इस गाँव के लिए क्या किया? उस दौरान कुछ नहीं यहाँ पे होती थी तो फिर ये उस टाइम इनका एटीट्यूड कुछ और जैसा होता था। तो अगर गांव वाले कुछ भी आ रहे जा रहे तो ये ऑब्जेक्शन करती थी, बिना मतलब पुलिस वगैरह कई बार बुला लेती थी, ऐसा मेरे सुनने में आया है। लेकिन बाकी इतना पता नहीं, बट इस तरह का इनका एटीट्यूड रहता था कि इन्होंने एक दो बार पुलिस बुला ली बिना मतलब से, बिना किसी कारणवश जो है कि गांव वालों के ऊपर शायद ब्लेम भी किया। बट इसके बारे में पूरी कहानी मुझे असल में पता नहीं है वैसे। अच्छा, कोई मदद वगैरह की उस टाइम में? जैसे तमाम लोग मदद कर रहे थे उस समय, कोई खाने से मदद कर रहा था, कोई पैसे से मदद कर रहा था, कोई साथ में खड़ा हो रहा था। कोई भी मदद इस गाँव की आपने जो सुना हो कि कंगना ने कोविड के दौरान ये मदद की? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं। बाकी गवर्नमेंट की तो मदद जो चली थी वो तो चली थी कि कुछ होटल्स वगैरह में जहाँ पे टूरिस्ट वगैरह फंसे हुए तो गवर्नमेंट ने राशन वगैरह वहाँ पे पहुँचाया हुआ है। और 2-3 महीने तक जो रहे वो गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से किया है फैसिलिटी। लेकिन इनका तो ऐसा नहीं समझदार में आया कि ऐसा कुछ किया हो इन्होंने।
अच्छा, एक पड़ोसी होने के नाते तो आपने काफ़ी चीज़ें बताई। जी, अब मैं एक वोटर होने के नाते पूछता हूँ जी। कि जब कोई ऐसा सेलिब्रिटी आपकी लोकसभा से चुनाव लड़ता है, तो क्या लगता है कि सेलिब्रिटी के कद के सामने जो गाँव के असली मुद्दे हैं या जो लोकसभा के असली मुद्दे हैं, वो दब जाते हैं? कंगना को कभी मुद्दों पे बात करते हुए सुना है आपने? वो तो हमेशा मुझे इधर-उधर कंट्रोवर्सी या फिर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करती ज़्यादा दिखाई देती है न्यूज़ में। बट मेरे हिसाब से जो आज तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है अपने लाइफ़ टाइम में कि जितने भी अभिनेता हैं, कहीं से भी खड़े हो, वो कभी भी अपनी सीट के प्रति कृतज्ञ नहीं दिखते हैं और ना ही वो कभी करते। एक बार जीतते हैं, पार्टियों के थ्रू खड़े हो जाते हैं और अपने फ़ेम के नाम पे जीत जाते हैं, लेकिन वो 5 साल फिर दिखाई भी नहीं देते आप। आप चाहे गुरदासपुर सीट देख लो या फिर और अदर अभिनेता की सीट देख लो तो आपको उस एरिया के लोग यही बोलते दिखेंगे कि वो नहीं आया। तो इनका ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि सीट जीतने के बाद ये फ़ोकस करें, इनका अपने काम होते हैं, फ़िल्में होती है, टाइम लगता है, तो ये इतना दे ही नहीं पाते टाइम। तो मेरे हिसाब से अभिनेता को सीट नहीं मिलनी चाहिए। आपके हिसाब से जैसे कंगना का भाषण आज भी सुना और उनकी पूरी बातें वो ज़्यादातर फ़ोकस्ड है राम के ऊपर कि राम मंदिर बनवा दिया, जो राम को लाए हैं उनको लाना है और मोदी जी को जिताना है। ये सारे मुद्दे क्या जनता से जुड़े हुए हैं? आपको लगता है इन बातों से क्या लोग प्रभावित होंगे हिमाचल के? और हिमाचल के असली मुद्दे हैं क्या? असल में अगर मैं बात करूँ कि मंडी के मुद्दे क्या हैं, तो वो क्या हैं? समस्याएँ क्या हैं? देखिए सर, हिमाचल वालों की समस्याएँ तो सबसे मेन समस्या ये है कि सीमेंट यहाँ पे बनता है हुँ, और हमें ही महँगा मिलता है। हुँ, ठीक है। दूसरी बात है कि कोई इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो जाए तो हिमाचल में प्रॉब्लम हमेशा खड़ी हो जाती है या कोई इस तरीके का एयरपोर्ट बल्कि इतना टूरिज्म एरिया है या इंटरनेशनल लेवल या अपना डोमेस्टिक लेवल पे कोई बढ़िया एयरपोर्ट यहाँ पे बन जाए तो ऐसा भी अभी तक नहीं है। हुँ, हाँ, ये कि अनुराग ठाकुर की बदौलत जो है ऊना डिस्ट्रिक्ट तक ट्रेन इन्होंने पहुँचा दी और उसको आगे दौलतपुर तलवाड़ा तक पहुँचा दिया और वंदे भारत जैसी ट्रेनें वहाँ तक पहुँची, एक उपलब्धि है हिमाचल के लिए। हुँ, और रोड वगैरह काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट ने पैसा लगाया लेकिन प्रकृति के आगे वो शायद ठहर नहीं पाए या फिर इंजीनियरिंग का कुछ सर्वे करने का या फिर उनका जो मटेरियल वगैरह यूज़ किया उसका कुछ फॉल्ट रह गया, वो मैं बोल नहीं सकता, वो तो जांच का विषय है। लेकिन हिमाचल में सबसे मेन और तीसरा मुद्दा सबसे ज़्यादा है बेरोज़गारी और चौथा ये है कि जो नशा है हिमाचल में पनप रहा है, जैसे कि वो चिट्टा नाम का जो नशा है वो बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, जो पहले कभी देखने को भी नहीं मिलता था। तो इसके ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत है। ये मुख्य मुद्दे हैं ये मुख्य हिमाचल के। मुद्दे हैं। मेरे नशे हिसाब से नशे की चपेट में ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से मैंने क्या देखा है, देखिए अगर आप आदमी के पास काम नहीं होगा तो वो इधर-उधर ही जाएगा या फिर हुँ, उल्टी-सीधी संगत में ही पड़ेगा। तो हिमाचल में क्या है, हिमाचल में हर घर में आपको बीटेक आदमी ऐसे ही मिल जाएगा आराम से। हर पत्थर उठाओ दूसरा आदमी बीटेक मिलेगा। लेकिन बीटेक है आदमी एजुकेटेड है लेकिन उस हिसाब से जॉब्स आगे नहीं है। हुँ, हिमाचल में इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी था लेकिन वो भी अब जॉब देने में असमर्थ साबित हो रहा है और उसके अलावा भी जो भी सरकारें अभी तक रही है, चाहे जयराम की सरकार रही है, हुँ, अभी सुक्खू सरकार है, इन्होंने कोई भी इंडस्ट्री के मामले में इतना फोकस नहीं किया कि हिमाचल में इंडस्ट्री लाया जाए। हुँ, बल्कि ऊना से मैं बात करूँ तो ऊना से कितनी इंडस्ट्रियाँ जा चुकी हैं। बद्दी से आप देखेंगे अगर पिछला डाटा 10-12 साल का, हुँ, तो बहुत सारी सैकड़ों के हिसाब से इंडस्ट्रीज़ जो है हिमाचल को छोड़ के पलायन कर चुकी। कोई भी राजनीति का जो पार्टी है, हुँ। वो इस मुद्दे को अहम नहीं ले रही है और जो सबसे मेन ज़रिया है हिमाचल में रोज़गार उत्पन्न करने का। विक्रमादित्य को कैसे देखते हैं? मतलब क्या लगता है अगर विक्रमादित्य खड़े हो जाते हैं कंगना के खिलाफ, तो कैसा इलेक्शन होगा? देखिए, विक्रमादित्य जो है वो एक अच्छे इंसान हैं और उनके प्रति हर आदमी के दिल में इज़्ज़त, मान-सम्मान है और जनता हिमाचल की उनको एक युवा नेता के रूप में देखती है और उभरता और कई लोग तो ऐसा एज़ ए सीएम भी देखना चाहेंगे आने वाले समय में और हम भी चाहते हैं कि वो भी राजा साहब के जैसा अपने आप को कृतज्ञ और कर्मठ बनाएँ कि और आगे हिमाचल के सीएम बनने की काबिलियत है उनमें। और बाकी ये जो बयानबाज़ी है कि एक दूसरे नेताओं की जो आजकल ये ट्रेंड हुँ, चला हुआ है कि दूसरे को बुरा बोल दिया, हुँ, हुँ, उसने इधर बुरा बोल दिया, तो ये राजनीति देश के लिए बिल्कुल भी हितकारी नहीं है। हुँ, अगर हम पुराने अपने नेताओं को देखते थे, तो वो लोग एक दूसरे के प्रति आदर भाव से बात करते थे और आदर होता था। हमें स्टडी में नेताओं की जीवनियाँ पढ़ाई जाती थी हुँ, और अगर आज के नेताओं के ऊपर जीवनियाँ बनाएँगे, तो क्या लिखेंगे कि उस नेता ने ये बोला उसके लिए और उस नेता ने ये बोला उसके लिए, क्या पढ़ेगा आगे का बच्चा? सही बात है। एक और सवाल, आपको जब पहली बार पता चला कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, तो आपको नहीं लगा आपकी पूरी पढ़ाई बेकार हो गई?
देखिए सर, मुझे तो ये भी पता लगा था कि 2014 में आज़ादी मिली है और बाकी जितने लोग हैं हमारे पुराने शहीद नेता, चाहे आम इंसान हो गया, हमारे क्रांतिकारी, तो मतलब उन्होंने इतनी स्ट्रगल किया, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया, अपने आप को समर्पित कर दिया, तो उन लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी मतलब। 1947 तक सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ-कहाँ तक जाके कैसे-कैसे आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन किया उन्होंने और कई देशों को इंडिया के सपोर्ट में खड़ा करने का उन्होंने पूरा दमख़म रख दिया। आप अगर ये बोलें कि अंग्रेज़ जो है सिर्फ़ गांधी जी के अहिंसा के कारण चल गए, तो ऐसा नहीं है। उसके पीछे चंद्रशेखर और भगत सिंह जैसे और सुभाष चंद्र जैसे लोगों की कुर्बानियाँ हैं। जो गरम दल और नरम दल बोला जाता था, तो उसके पीछे गरम दल का भी उतना ही अहम रोल है जितना नरम दल का रोल रहा है इसमें। ऐसा नहीं बोल सकते, अंग्रेज़ों को उनकी मौत का भी डर पैदा हुआ जिसके कारण उन्होंने भारत छोड़ा है। लेकिन मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ ना कि कंगना जैसे बता रही हैं कि सुभाष चंद्र बोस आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जबकि वो 47 से पहले ही उनका देहावसान हो गया। देखिए सर, तो ये ऐसे लोग जो मतलब ना जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, ना जिनकी एजुकेशन उतनी परफेक्ट है, ना अपने क्षेत्र के लोगों से बात करते हैं, ऐसे लोगों को अगर कोई पार्टी टिकट दे रही है तो किस बेस पे दे रही होगी? मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ। देखिए सर, आजकल सीधी बात है कि काबिलियत का दौर ही नहीं रहा। हुँ, जो आदमी काबिल है उसको बहुत मुश्किल और स्ट्रगल करना पड़ता है और जिसके अंदर काबिलियत नहीं है वो अपने नाम, फेम और पैसे के दम पे बड़ी जल्दी ऊँचाई को हासिल कर लेता है। और दूसरी बात ये है कि अगर राजनीति में उतरना है तो आदमी को आज़ादी से लेके हमारे देश के द्वारा किए गए, हमारी हर सरकार के द्वारा किए गए काम और उसके द्वारा किए गए बुरे काम, हर चीज़ के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। हम भी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद के अपने हम हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री होते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बट ऐसा बोला जाए कि हाँ जी, वो पहले प्रधानमंत्री थे, ये तो सीधे ही आपको पूरे वर्ल्ड के सामने आप एज़ ए जोक ही प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा, अपनी पड़ोसी को कोई मैसेज देना चाहेंगी कि अगर वो सच में जीतना चाहती हैं, तो उनमें क्या सुधार होना चाहिए? आपकी पड़ोसी हैं कंगना, आप बहुत लकी हैं, आप रोज़ देख पाते होंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो जी, मैं तो ये चाहूँगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की, हुँ, गाँव से उठ के बॉलीवुड पहुँचे, हुँ, बहुत अच्छी बात है और अपने बॉलीवुड से वो आगे राजनीति तक आए, हुँ, ठीक है, पद्मश्री तक उनको मिल गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपने इतनी सारी चीज़ें हासिल कर ली है, हुँ, तो आपको थोड़ा पोलाइट होना चाहिए। हुँ, आपको थोड़ा धैर्यवान होना चाहिए, आपको एकदम ऐसे फड़-फड़ नहीं करनी चाहिए या फिर मतलब जिस तरह से आप एक-दूसरे के ऊपर बयानबाज़ी या नफ़रती बयानबाज़ी रखते हैं, तो नफ़रत जो है किसी भी राजनेता का भविष्य नहीं है। हुँ, हिंदुस्तान का भविष्य उसमें ही है जहाँ पे ऐसा नेता आए जिसके लिए हिंदू, मुसलमान, जात-पात, लटरम-पटरम इसका कोई मान्य ना हो। हुँ, उसके लिए एक देश, एक संविधान, एक जनता सब उसके लिए एक ही होना चाहिए। हुँ, उसकी नज़र में हर आदमी, हर चीज़ उसके लिए एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आदमी मेरे लिए ज़्यादा ख़ास है, वो आदमी मेरे लिए ख़ास नहीं है। हुँ। वो समान नज़रों से देखे, समान चीज़ें आगे जनता तक पहुँचाए और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और अगर ऐसी सोच अगर राजनीति में आती है तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसी सोच कोई हमारे देश में है, क्योंकि पिछले 10-15 साल से तो नफ़रत की राजनीति हम देखते आए हैं। जो राजनेताओं की एक-दूसरे के प्रति इज़्ज़त, मान-सम्मान था, वो आज की डेट में शायद ख़त्म हो चुका है। तो ये आशीष जी थे, कंगना के पड़ोसी थे और इन्होंने वो तमाम बातें बताई जो इस गाँव के लोग महसूस करते हैं, जो इस पंचायत के लोगों को पता है। और ये सही बात है, हिमाचल ने बहुत बुरा दौर देखा है जिस समय आपदा आई, मनाली की लगभग 30 से 40% सड़कें जो राजमार्गों से जोड़ती थीं, वो टूट गईं। खाना-पानी तक लोगों का बंद हो गया। कई महीनों तक लोग लापता रहे क्योंकि ये भी नहीं पता चला कि वो शायद ज़िंदा है या नहीं। उस दौर में भी अगर कोई आपके साथ नहीं खड़ा है तो वो किस मुँह से आपसे वोट माँगेगा? ये तमाम सवाल हैं और इसके साथ-साथ मंडी के लोगों को तय करना है वो किसे वोट दें। लेकिन सोचें ज़रूर कि क्या जिसे वो चुनने जा रहे हैं, चुनने के बाद वो उनके साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुन पाएगा या फिर किसी हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ जाएगा और मुंबई चला जाएगा और सिर्फ़ टीवी पर आपको दिखाई देगा और आप उसके साथ ली गई एक सेल्फ़ी देखकर खुश होते रहेंगे कि देखिए हमने इनके साथ सेल्फ़ी ली थी। बाकी तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस पूरी चुनाव यात्रा की कवरेज को हम आप तक पहुँचाते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।